Hello guys, this is your educator Simarjeet Singh Chhabra and you are warm welcome on my YouTube channel Study with Simar। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के सिविक्स के लेसन नंबर 1 पावर शेयरिंग की। इस लेसन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, वो अपलोडेड है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखिएगा जिससे कि ये लेसन आपको प्रॉपर्ली समझ में आ पाए। बेसिकली उस पार्ट में हमने बात करी थी कि पावर शेयरिंग होता क्या है। तो पावर शेयरिंग कुछ नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, मतलब पावर को बांटना। पावर को किसी एक हाथ में रख के पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना। फिर हमने पढ़ा था कि ये डिसेंट्रलाइजेशन पावर या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है किया कैसे जाए। तो इसके 4 पैटर्न हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अमंग द रिलीजन और लैंग्वेज बेसिस और अमंग द प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ये सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। साथ साथ हमने बेल्जियम का केस डिस्कस किया था कि बेल्जियम क्या है। तो बेल्जियम बेसिकली यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे 3 लैंग्वेज कम्युनिटीज़ रहती है, जिसमें डच जो है वो 59% है जो कि मेजॉरिटी है, 40% फ्रेंच है और 1% जर्मन है। उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उन लोगों ने कैसे एक परफेक्ट मॉडल ला के अकोमोडेशन करके उस इशू को रिजॉल्व किया और वो वहाँ पे उन्होंने पीस और स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज नाटो और यूरोपियन यूनियन जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, यानी बेल्जियम की कैपिटल में है। ये सब हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका के केस को, कि कैसे बेल्जियम का केस और श्रीलंका का केस कैसे अलग है। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करी तो उसको क्या बेनिफिट मिला, और श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो कैसे एक सिविल वॉर के अंदर पड़ गया। रिसेंट डेज में भी आपने श्रीलंका का नाम बहुत सुना होगा, उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण से, शायद उसकी शुरुआत वहीं से हो रही है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि श्रीलंका पहली बात है कहाँ पे, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये इशू कैसे क्रिएट हुए और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, ये सिविल वॉर 26 साल तक चली है, 26 ईयर्स तक, तो बहुत लंबी चली है सिविल वॉर। और जब एक कंट्री के अंदर सिविल वॉर होती है तो उस कंट्री को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, क्योंकि उसमें उसके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जो वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकता था वो पूरे झुक जाते हैं। साथ साथ तो बहुत सारे लोग मरते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो इस तरह से एक कंट्री जब सिविल वॉर के अंदर पड़ती है, और सिविल वॉर है क्या, मतलब एक कंट्री के अंदर जो 2 ग्रुप है वो आपस में लड़ रहे, वो कंट्री किसी और से नहीं लड़ रही है, उस कंट्री के अंदर ये 2 ग्रुप है वो आपस में लड़ रहे हैं, उसी को सिविल वॉर कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए, और एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको फर्दर जो लेसन्स हैं उनकी वीडियो मिल पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी ऑफ श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं। श्रीलंका एशिया के अंदर है, हमारे इंडिया के जो साउथ में है, एक आइलैंड कंट्री है एंड ओवरऑल 2 करोड़ पॉपुलेशन है। और इसके अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक आइलैंड कंट्री है साउथ एशिया में। इसके अंदर 2 बेसिकली लैंग्वेज कम्युनिटीज़ हैं, या 2 कम्युनिटीज़ रहती हैं। पहली है वो कम्युनिटी जो कि सेहला लैंग्वेज बोलती है। श्रीलंका की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो सेहला स्पीकिंग है, मतलब वो सेहला लैंग्वेज बोलती है। और सेकेंड है तमिल स्पीकिंग, ये 18% है, ये 74%। तो आप देख सकते हैं कि सेहला जो है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में, और जबकि जो तमिल स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी ग्रुप है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इशू तब क्रिएट होता है जब जो माइनॉरिटी है वो रिच और प्रॉस्पेरस है, ठीक है, और जो मेजॉरिटी है वो उतनी डेवलप नहीं है। तो उनके अंदर एक एंगर और आप कह सकते हो कि एक जेलसी आती है, और उसी के कारण से ये जो बाकी के प्रोसेस होता है, आप जितने भी आप देख सकते हैं, जितने भी केसेस पढ़ेंगे उनमें यही होता है कि जब मेजॉरिटी देखती है कि माइनॉरिटी इतनी डेवलप कैसे है, मतलब इनके पास इतना पैसा प्रॉस्पेरिटी कैसे आ रही है, तो वो कुछ ऐसे स्टेप उठाती है कि वो एक सीड बनता है सिविल वॉर का। कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लैंग्वेज ग्रुप है, एक है सेहला और दूसरा है तमिल। सेहला लोग जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तमिलियन जो है उसमें कई लोग हिंदू है और कई मुस्लिम्स हैं। अब जो 18% तमिलियंस हैं, इनकी एक स्टोरी है कि इसमें से जो 13% तमिलियंस है वो वहाँ के नेटिव है। वो नेटिव कैसे है, वहाँ पे तमिलियंस कैसे है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो 5% तमिलियंस है वो इंडिया से माइग्रेट किए हुए हैं।
जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ब्रिटिश एक कॉलोनी थे, मतलब उनके गुलाम थे। सेम श्रीलंका भी ब्रिटिशर्स का गुलाम था, उनकी कॉलोनी थी, और वहाँ पे रबर के और टी के अच्छे खासे प्लांटेशन थे। तो वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि अगर आप श्रीलंका की लोकेशन देखेंगे तो वो आपकी तमिलनाडु से टच होती है, तो वहाँ से जो तमिलियंस थे उनको उठा के वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे ले जाया जाता था काम करवाने के लिए। तो इस तरीके से कुछ 5% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तमिलियंस है जो कि तमिलनाडु से माइग्रेट करके वहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है, कॉलोनियल टाइम में। बाकी जो 13% है वो वहाँ के नेटिव तमिलियंस है। वो नेटिव तमिलियंस कैसे आए, जब हम आगे बात करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कैसे वहाँ पे जो नॉर्थ पार्ट है वो हमेशा तमिल डोमिनेटेड ही था, ठीक है। जो सेना स्पीकिंग लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म की 3 ब्रांचेस होती है, एक होती है महायान, हीनयान और एक होती है थेरावाड़ा, जो कि ये जो कोरिया हुआ, थाईलैंड हुआ, मेघालय हुआ, सॉरी म्यांमार हुआ, मलेशिया हुआ, इन जगह पे जो बुद्धिज्म की थेरावाड़ा ब्रांच है वो वहाँ पे वो उसके फॉलोअर्स है। सेम श्रीलंका के अंदर भी जो बुद्धिज्म की थेरावाड़ा ब्रांच है उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। बाकी जो तमिलियंस है, वो इधर मुस्लिम्स हैं और हिंदूज हैं, ठीक है। 7% क्रिश्चियंस हैं जो कि सेला स्पीकिंग भी है और तमिल स्पीकिंग भी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो यहाँ की एथनिसिटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें और माइनर ग्रुप भी आते हैं, जैसे मोर्स हो गए, ठीक है। तो और भी थोड़ी बहुत कम्युनिटीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मगर जो मेजर कम्युनिटीज़ है उनमें आपकी लैंग्वेज बेसिस पे एक है आपकी सेना स्पीकिंग जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करती है, बुद्धिज्म की भी थेरावाड़ा ब्रांच को, और दूसरी है तमिलियन स्पीकिंग या तमिल स्पीकिंग जो लोग हैं इधर दे आर मुस्लिम और हिंदू, ठीक है, और थोड़े बहुत क्रिश्चियंस भी हैं। अभी मैप देखिए, ठीक है, आप देखेंगे कि जो श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है ये तमिल डोमिनेटेड है, और बाकी जो पार्ट है ये सेना डोमिनेटेड है, ठीक है। जो तमिल उसका जो श्रीलंका का नॉर्दर्न और जो ईस्टर्न पार्ट है वो तमिल डोमिनेटेड है, जबकि जो सेंट्रल पार्ट जो है, जो सदर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट है वो सेना डोमिनेटेड पार्ट है। और जो पूरा रिवॉल्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे रीजन पड़ता है जाफना, जो हम फर्दर मैप में देखेंगे। उस जाफना से ही इस पूरे रिवॉल्ट की शुरुआत हो रही है, ठीक है। ये तमिल डोमिनेटेड रीजन है, आज भी यहाँ पे तमिलियंस ही ज़्यादा मेजॉरिटी में रहते हैं। और अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि कैसे यहाँ पे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इस पे कभी ना, मतलब अगर आप पास्ट हिस्ट्री उठा के देखें तो इस पे किसी ना किसी तमिल जो पावर है उसका कंट्रोल रहा है। जैसे हमारे जो चोला किंगडम है ये उसके कंट्रोल में भी रहा था, और फिर वहाँ पे यहाँ पे कोई ना कोई तमिलियन एम्पायर ही रहे। इसलिए यहाँ का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इनमें स्टार्टिंग से तमिलियन लोग से जो लोग थे वो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट है, इस पे किसी न किसी तमिल एम्पायर का ही कंट्रोल रहा है। जैसे चोला और जो वहाँ के नेटिव एम्पायर्स थे वहाँ पर अगर वो भी है तो वो भी तमिलियंस ही थे, जैसे जाफना एम्पायर। तो ये अपर वाला जो पार्ट है, मतलब नॉर्थ पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में तमिलियंस का कंट्रोल था, ठीक है, और इसलिए वहाँ के मैक्सिमम लोग तमिल बोलते हैं। एंड अब मैंने आपको बताया कि ये ब्रिटिश कंट्रोल में था जैसे हम लोग थे। तो फिर क्या हुआ था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो यहाँ पे आए एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, और वो लोग भी नॉर्थ पार्ट में आके इस्टेब्लिश हुए। क्योंकि वो नॉर्थ पार्ट में इस्टेब्लिश हुए तो नॉर्थ पार्ट जो था वो ज़्यादा एजुकेटेड था, वहाँ पर उन्होंने स्कूल डाले, जैसे तमिलियन लोगों की इंग्लिश पे अच्छी पकड़ हो गई। और ब्रिटिशर्स को कंट्री चलाने के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जिनकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ हो। इसलिए जो तमिलियंस थे ये लोग इंग्लिश पे अच्छी कमांड करते थे, मतलब ये अच्छी कमांड थी, ये लोग एजुकेटेड थे। तो सिविल सर्विसेज के अंदर और बाकी गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी तमिलियंस का सिक्का था, ठीक है। जब तक जो श्रीलंका था वो आज़ाद नहीं हुआ था तब तक जो तमिल कम्युनिटी थी वो ज़्यादा प्रॉस्परस थी, ज़्यादा रिच थी, ज़्यादा एजुकेटेड थी, ठीक है। 48 के अंदर, ये 1948 के अंदर, मतलब हमारी आज़ादी के 1 साल बाद ये लोग भी आज़ाद हो जाते हैं ब्रिटिशर से, ठीक है। अंटिल दैट जो नॉर्दर्न मतलब जो तमिल के अंदर जो श्रीलंका के अंदर जो तमिलियन कम्युनिटी थी वो ज़्यादा एजुकेटेड, रिच और प्रॉस्परस थी। ये आपका मैप है श्रीलंका का। अच्छा, श्रीलंका की बारे में 2 कैपिटल्स हैं, ठीक है। एक है कोलंबो
जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, ठीक है, ये वहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो वहाँ पे 2 कैपिटल्स है। ये वो रीजन है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, जाफना। ये सारा रिवॉर्ड यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, नॉर्थ में पड़ता है। जो पूरा नॉर्थ का पार्ट है ये, और जो ईस्टर्न पार्ट है ये तमिल डोमिनेटेड है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिलती है। जब वहाँ पर उनको आज़ादी मिली तो वहाँ क्लियर सी बात है डेमोक्रेसी है, कि डेमोक्रेसी जब आएगी तो क्लियर सी बात है कि जो कम्युनिटी ज़्यादा है सरकार उसकी बनेगी। तो क्लियर सी बात है जो गवर्नमेंट बनी वो सहनाज की बनी। अब सहनाज ने धीरे धीरे क्या किया, मेजोरिटेरियन रूल लाना स्टार्ट कर दिया, मतलब मेजोरिटी की गवर्नमेंट। उन्होंने सारे चेंजेस अपने हिसाब से कर लिए, जो कि तमिलियंस को पसंद नहीं आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हम भी तो यहाँ के सिटीजन्स हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए जो कि तमिलियंस के फेवर में नहीं थे, और फिर तमिलियंस ने इसको अपोज किया, और वहाँ से शुरुआत होती है कॉन्फ्लिक्ट की। और यही कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि रिजॉल्व नहीं किया गया तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिविल वॉर में, ठीक है। सो श्रीलंका को 1948 में इंडिपेंडेंस मिलती है, और जो सेना कम्युनिटी है क्योंकि वो मेजॉरिटी में थी तो सरकार उनकी बनती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा पावर उन्हीं के हाथ में आएगी जो कि मतलब जो मेजॉरिटी है जो लार्ज नंबर में है। वही तमिलियंस क्या थे, 18% थे, 74% जो थे सेनाइज थे। तो अगर पहली बात तो उनको इतनी सीट्स मिलनी नहीं थी, और मिलती भी तो थोड़ी बहुत सीट्स मिलती जिससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था। सो सेना जो गवर्नमेंट बनी, देन उन्होंने 1948 के अंदर एक लॉ पास किया जिससे सेना लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। और ये शायद रूट कॉज था, क्योंकि जो तमिलियंस है उनको 2 ही लैंग्वेज आती थी, या तो तमिल या तो इंग्लिश, ठीक है। और अभी तक सारा जो ऑफिशियल वर्क था वो इंग्लिश में हो रहा था। एकदम से लॉ आ गया कि नहीं, अब तो सेना लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे तमिलियंस को तो आती ही थी। तो अब क्या था, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेज थे, सबके अंदर एक तरह से तमिलियंस की एंट्री मुश्किल हो गई थी। मतलब एक तरह से उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। और जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ऑलरेडी तमिलियंस थे उनको रिजाइन करना पड़ा, बिकॉज उनको सेना लैंग्वेज आती नहीं थी और एकदम से सीखी नहीं जाती थी। तो जितने तमिलियंस थे, पहली बात तो जो गवर्नमेंट सेक्टर था, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, उनके अंदर सेना डोमिनेटेड हो गए, क्योंकि सिर्फ जिसको सेना लैंग्वेज आएगी वही सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पा सकता था, और तमिलियंस के लिए मुश्किल था। और ऑलरेडी जो जॉब करे उनको भी रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। तो एक ये मेन कॉज था। सेकेंड था, उन्होंने जो बुद्धिज्म है उसको फॉस्टर करना स्टार्ट कर दिया, उसको प्रिविलेज देना स्टार्ट कर दिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको उन्होंने स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। ऐसा लिखा नहीं है, बट एक्चुअली उन्होंने उसको एक तरह से ऐसे फॉस्टर, मतलब कि अगर आप सेकुलर कंट्रीज़ की बात करते हो तो आप किसी एक रिलीजन को प्रिविलेज नहीं दे सकते, ठीक है। आपके लिए सारे रिलीजन इक्वल होने चाहिए, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी इसका फंडामेंटल है सेकुलरिज्म। मगर इन्होंने क्या किया, जो बुद्धिज्म था उसको उन्होंने प्रिविलेज देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जिससे एक तरह से एंगर वाली फीलिंग जो है, एक तरह की एलियनिज्म की जो फीलिंग है वो तमिलियंस के अंदर आने लग गई, ठीक है। And all this, the government method made the Sri Lankans Tamil feel very alone, ठीक है। उनको बहुत फील होने लगा कि हम इस देश के हैं नहीं, क्यों इस देश में सिर्फ सेहनाज ही डोमिनेटेड है, ठीक है। और वो शायद कॉज था, नॉर्थ पार्ट था उसमें जो तमिलियन वो थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। और ये जो वॉर थी या फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये दोनों उस पर था। ये सिर्फ ऐसी बात नहीं कि वॉर ही हुई थी, पॉलिटिकली भी वो काफ़ी एक्टिव थे। द श्रीलंकन तमिलियंस लॉन्च द पार्टी स्ट्रगल्स, उन्होंने एक स्ट्रगल की शुरुआत करी, ठीक है। अब ये जो स्ट्रगल था इसकी शुरुआत हुदू आसपास 1956 के आसपास ही रही है, ठीक है। 1916 से 70s के बीच में जैसे वहाँ पे था कि कॉन्फ्लिक्ट से बेल्जियम में, तो सेम टाइम पे यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे। मगर ऐसी कोई मेजर वॉर नहीं होते, छोटे मोटे थोड़े इंसिडेंट्स होते रहते थे, मगर कोई मेजर वॉर नहीं थी। मेजर वॉर जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 1983 के बाद, ठीक है। 1983 से लेकर 2009 तक यहाँ पे एक सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी क्योंकि अब जो वहाँ के यूथ था उनको जॉब मिल नहीं रही थी, और स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो सेना लैंग्वेज थी उसको ही प्रिविलेज, सेना जो सियानी कम्युनिटी थी उनको प्रिविलेज मिलती थी। तो उनकी वो एजुकेशन को भी अप्रोच नहीं कर पाए थे, वो कॉलेज नहीं जा पा रहे थे। तो वो जो थे वो जो आप कह सकते हो अग्रेसिव एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है, या आर्म एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने लगे। उन्होंने अपने आर्म ग्रुप्स बना लिए, और बहुत सारे वैसे वहाँ पे ओवरऑल 26 आर्म ग्रुप बने थे।
इनमें जो मेजर आर्म ग्रुप है जो जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो था लेटे, या LTTE। हम इसकी फर्दर बात करेंगे कि LTT था क्या, मगर ये वहाँ का जो मेजर ग्रुप था जो सिविल वॉर में इन्वॉल्व था, ठीक है। सो वहाँ पे बातचीत चली कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करना चाहिए, मगर जो सेनेलिस्ट थे वो इसके लिए अग्री नहीं कर रहे थे कि हम उनको कुछ पावर दें, बिकॉज अब जो यूथ था उनकी डिमांड थी कि हमको तो एक सेपरेट कंट्री चाहिए। आप कह सकते हो कि ये टर्म है इसके लिए कि पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन, उसकी डिमांड हो रही थी। मतलब इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो नॉर्थ पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट है, उसको अलग करो, एक सेपरेट कंट्री दो, ठीक है। और इसको लेके वहाँ पे एक सिविल वॉर छिड़ा, ठीक है। 1983 से इसकी शुरुआत हो रही है और 2009 तक ये वॉर चला, जब तक कि जो ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट था खत्म नहीं हुआ। इस चीज़ से, इस सिविल वॉर से श्रीलंका को सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली काफ़ी सेटबैक हुआ। और आज भी आप देख सकते हो कि श्रीलंका की जो स्थिति है वो काफ़ी स्टेबल नहीं है, ठीक है। वहाँ आज भी इंस्टेबिलिटी है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने विड्रॉ कर दिया है, मिनिस्टर्स जो है वो रिज़ाइन कर चुके हैं। इवन शायद मेरे हिसाब से वहाँ के जो गोटाबाई राजपक्षे हैं, उन्होंने जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे LTT की, ठीक है। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इलम जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक स्टेट या एक सेपरेट कंट्री। तो उनकी एक डिमांड थी, जो नॉर्थ जो पोर्शन है और जो ईस्ट पोर्शन है, इसको हमें इस पे एक सेपरेट कंट्री बनानी है, एक सेपरेट नेशन बनाना है। इसको लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। मैंने बताया ना, वैसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, 26 अप्रॉक्स ऑर्गेनाइजेशन थी। उनमें से जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन था वो था लिट्टे, ठीक है, LTT, ठीक है, जिसके जो मेन लीडर या फाउंडर थे वो थे वीरू पिल्लई प्रभाकरन, जिनके आगे हम फोटो देखेंगे, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भाई मुझे एक सेपरेट कंट्री चाहिए। इसके लिए उन्होंने सिविल वॉर स्टार्ट करी। काफ़ी अग्रेसिव मेथड्स थे इनके, जैसे कि सुसाइड बॉम्बिंग। ये शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2 देशों के प्रधानमंत्रियों को टारगेट किया, उनका असैसिनेशन किया है। एक थे हमारे राजीव गांधी, जिनका 1993 में हुआ था, और 1991 के अंदर जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे प्रेमदासा राजसिंघे, उनको असैसिनेट किया गया था। इस तरह आप देख सकते हो कि काफ़ी अग्रेसिव ये ऑर्गेनाइजेशन था। और सुसाइडल बॉम्बिंग या गोरिल्ला वॉरफेयर, क्योंकि वो जो ये जहाँ लड़ते थे वो पूरा एक जंगल का एरिया था, ठीक है, तो काफ़ी ट्रेन थे, ठीक है, ये लोग गोरिल्ला वॉरफेयर के अंदर। और नॉर्थ पार्ट के अंदर इनकी शैडो गवर्नमेंट चलती थी। शैडो गवर्नमेंट का मतलब कि वहाँ पे है सरकार, मगर सरकार में पूरा कंट्रोल जो था वो LTT का था, ठीक है। और ये सिर्फ नहीं ऐसा नहीं था कि इनके पास में आर्मी थी, इनके पास खुद की नेवी थी, इनके पास में खुद की एयरफोर्स थी, ठीक है। और इवन इनका एक पॉलिटिकल विंग भी था। ये वीरू पिल्लई प्रभाकरन की फोटो है, जो लिट्टे के फाउंडर थे। 2009 के अंदर एक ऑपरेशन के तहत इन्हें मार गिराया गया, और इसके बाद ये पूरा जो सिविल वॉर था वो खत्म हो गया इनकी डेथ के साथ में। सो ये आपका जो केस स्टडी थी श्रीलंका की वो ये थी, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर क्या कम्युनिटीज़ थी, या फिर कैसे वहाँ पे उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं करी, जिससे उनको बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हो कंट्री सिविल वॉर के अंदर आ गई, जिससे वहाँ पे पॉलिटिकली, कल्चरली और आप कह सकते हो कि इकोनॉमिकली एक सेटबैक मिला, ठीक है। और वो इंस्टेबिलिटी आज तक कंटिन्यू है। 26 साल तक ये सिविल वॉर चला है, 26 ईयर्स तक ये सिविल वॉर चला है। तो ये था, ठीक है, ये लिट्टे का सिंबल है। बेसिकली ये जो हमारे साउथ में चोला एम्पायर था उनका सिंबल था। बाद में लिट्टे ने इसे ऑप्ट किया, ठीक है, जंपिंग टाइगर को, और उन्होंने कहा कि जब हम एक अपना एक इलम बना लेंगे, इलम मतलब सेपरेट कंट्री बना लेंगे, तो ये हमारा नेशनल फ्लैग होगा। अब हम एक तरीके अब इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि क्या था दोनों के अंदर डिफरेंस, ठीक है, बेल्जियम के अंदर, श्रीलंका के अंदर, क्योंकि समझना ज़रूरी है कि कैसे श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करी और वो एक सिविल वॉर के अंदर आ गया, जिससे वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, और वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली सब वो बिखर गया या पीछे आ गया, ठीक है। और इसी जगह पे जो बेल्जियम था, सेम केस वहाँ पे भी था, बट उन्होंने बहुत ही स्मार्टली डिसीजन लिया, पावर शेयरिंग करी, और कैसे वो प्रॉस्पेरस हुए, डेवलप हुए। इवन वहाँ पे जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन,
और नाटो उसके हेडक्वार्टर्स भी है, ठीक है। सो पहला केस है हमारा बेल्जियम का, जिसके अंदर दो मेजर कम्युनिटीज़ थी, वैसे जर्मन भी थी मगर जो दो मेजर थी वो थी आपकी डच जो थी वो ऊपर वाले रीजन में थी, ठीक है, डच कम्युनिटी। ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको फ्लैमिश रीजन कहा जाता है, और जो सदर्न पोर्शन है इसको वलोनियन रीजन कहते हैं। जहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी की डोमिनेंस, ठीक है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ने लगा कि हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए, तो एक अकोमोडेशन लेके आई जिसमें उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। जो यूनियन गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो यहाँ आप कह सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट थी, उसकी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई और ऑलमोस्ट उसको इक्वली पावर कर दिया गया। तो 3 गवर्नमेंट बनी, फ्लैमिश गवर्नमेंट जो फ्लैमिश रीजन से डील करती थी, वलोनियन गवर्नमेंट जो कि वलोनियन गवर्नमेंट से वलोनियन रीजन से डील करती थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि फेडरल गवर्नमेंट थी जो पूरी कंट्री की थी। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे वो इक्वल थे। इसके अलावा उन्होंने 3 लैंग्वेज या कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी लेके आए, जिसमें 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, फ्रेंच स्पीकिंग की अलग, डच स्पीकिंग की अलग और जर्मन स्पीकिंग की अलग। तो इस तरह से इन्होंने एक बहुत ही प्रॉपर सिस्टम से, प्रॉपर मगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम से वहाँ पे एक स्टेबिलिटी लेके आए। दूसरी तरफ श्रीलंका है, ठीक है, 1948 में इसको ब्रिटिशर से आज़ादी मिलती है। यहाँ पे जो श्रीलंकन थे वो रिच एंड प्रॉस्परस थे, ठीक है, ये बात सेनाज को हजम नहीं हो रही थी। सेनाज ने अपना वहाँ पे एक मेजोरिटी रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, जिसके कारण से वो कंट्री सिविल वॉर के अंदर आ गई। और पहले उन्होंने 1956 के अंदर एक लॉ लेके आए जिससे सेना लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। धीरे धीरे उन्होंने जो बुद्धिज़्म था उसको स्टेट रिलीजन कह सकते हैं, उसको प्रिविलेज देना स्टार्ट कर दिया। वहाँ का जो यूथ था वो अनएम्प्लॉय हो गया और फिर वो आर्म या फिर जो रिबेलियन एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। कंट्री 83 के बाद में सिविल वॉर के अंदर इंटीग्रल हो गई। 2009 तक वहाँ पे सिविल वॉर चली है। उस समय कंट्री बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो गई, बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि आज जो स्थिति है श्रीलंका की वो बहुत बहुत ख़राब है, ठीक है। सो ये इनका केस स्टडी थी कि क्यों हमको पावर शेयरिंग करनी चाहिए। जब आप पावर शेयरिंग करोगे तो आपकी हालत बेल्जियम जैसी होगी, डेवलप, रिच, प्रॉस्परस। और आप श्रीलंका अगर पावर शेयरिंग नहीं करोगे तो क्लियर सी बात है आपकी कंट्री सिविल वॉर में पड़ जाएगी और उससे निकलना मुश्किल है किसी भी कंट्री के लिए, और वो कंट्री पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो जाएगी। दैट्स इट, यहाँ हमारा ये लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में। चलते हैं।